तो आज हम शुरू करते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की आगे की कहानी, जिसमें हमको एक एक दो छोटे टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे वो कवर करने हैं। और आज के सेशन में हम कंप्लीटली करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। हमने अभी तक जितने भी कंसेप्चुअल नॉलेज हमने लिया उसको हम अब अप्लाई करने वाले हैं हमारे जेई और नीट जैसे क्वेश्चंस के लिए, और हमको देखना है कि क्या हम वो क्वेश्चंस टैकल कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो हमारे जो टॉपिक पहले बचे थे अगर हम उसको कवर करें तो एक था हमारा एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं आपके पास 118 एलिमेंट्स होते हैं और उनको आप याद करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 to 118, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट होगा और यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और यहाँ उसका एटॉमिक मास लिखा रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? ये एटॉमिक नंबर Z क्या बताता है कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सपोज अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम में कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और वो दोनों बराबर होंगे तभी वो एटम क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। वो बताता है हमको उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन हम बात करें एटॉमिक मास की, ये एटॉमिक मास, तो वजन हमने पढ़ा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो नेग्लेजिबल रहता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बहुत 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 कम मान सकते हैं एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब किसी एटम को मास देने का काम कौन करता है? वजन देने का काम कौन करता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो आपका मास नंबर रहता है या एटॉमिक मास रहता है, ये क्या रहता है? इवेंचुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं प्लस उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम हमको क्या दे देता है? उसका मास नंबर दे सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मास की तो मास होता है इसका 12। मतलब इसके अंदर 12 क्या है? प्रोटॉन प्लस 12 क्या है? न्यूट्रॉन। 12 प्रोटॉन तो आपने पहले ही देख लिया, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। छह क्या है? प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और वो क्या मिलकर देते हैं? 12, उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप फिर से क्या करते हो? उसको सब डिवाइड करते हो। आपके कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स निकल के आते हैं जो आपको पढ़ना होते हैं। जैसे कि पहला आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जब आपके एटॉमिक मास क्या होने लग जाए? डिफरेंट डिफरेंट होने लग जाए लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहे। इसमें क्या होता है? एटॉमिक, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। इसके बेसिस पर ही आपको देखना है। जब आपके एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होने लग जाए, अलग अलग एटॉमिक मासेस निकल के आने लग जाए, तब आप ऐसे दो एलिमेंट्स को क्या बोलोगे कि वो एक दूसरे की क्या है? आइसोटॉप्स है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूं कि ऐसे और दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो यही रहता है लेकिन हम उसको बोल भी हाइड्रोजन ही रहे। क्यों? क्योंकि उनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 1 ही है। लेकिन उनका जब हम मास देखते हैं तो इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2 और इसका मास होता है 3। तो ये मास में चेंजेस कैसे आ गए? जब हमारे इन तीनों में मैं क्या बोल रही हूँ? एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 है। मास बढ़ रहा है। अब मास किस चीजों पे डिपेंड करता है? मास अभी हमने भी देखा, मास एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अब इन तीनों में प्रोटॉन्स तो आपके 1 है लेकिन बढ़ क्या रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप बात करें इसमें तो इसमें एक भी आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके 0 रहते हैं। इसमें आपका एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। और एक एक प्रोटॉन तीनों में है।
तो ये प्रोटॉन आप प्लस कर दीजिए और ये आपका क्या आ जाएगा, आपका मास निकल के आ जाएगा 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन में एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वो तो तीनों में 6 हैं, लेकिन मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो आइसोटॉप्स जनरेट किस वजह से होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, इसी में एक और आता है, वो होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मास नंबर सेम रहते हैं। अब ये तो आप पीरियोडिक टेबल खोल के ही देख सकते हैं, ऐसे इतने सारे आपको एटम्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर मास इवेंचुअली सेम आ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल काय में आता है, आइसो बार्स में आता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे कि अगर आप बात करें कार्बन 14 है ना, अगर आप इसको ले लो कार्बन 14, ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन 14 होता है। ठीक है, इन दोनों का मास सेम आ गया, ठीक है, दोनों का 14 मास आ गया, लेकिन अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसका 6 होता है और इसका 7 होता है। ठीक है, अब ये सेम क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन्स आगे पीछे होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सबके लिए फिक्स रहते हैं कि इतने ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स के कम ज्यादा होने पर हमको इस टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आज का टॉपिक या अभी तक का एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो जो बहुत जरूरी था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हमको टैकल करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी तक कोशिश ये करिएगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप खुद सॉल्व करना, अगर आपका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर वीडियो को प्ले करिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में इनमें से क्या चीज थी जो नहीं समझाई गई थी। पहला है इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। बिल्कुल सही, बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल होते हैं, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, देखा बोहर मॉडल, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, टिक करके आ गए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फॉल्स क्या है, करेक्ट नहीं पूछा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बोहर के मॉडल ने बताया था, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड आ गया, मतलब आपकी क्वांटम शुरू हो गई है, तो ये बोहर की थ्योरी ने नहीं बताया था, प्रोबेबिलिटी का केस बोहर ने नहीं बताया था, तो ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, ये। ठीक है, ये था आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये आपका बोहर के मॉडल ने नहीं बताया था। इट प्रेडिक्ट्स दैट एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल करेक्ट है, हमने ये फॉर्मूला देखा था mvr = nh/2π, ये बोहर के मॉडल से ही हमको मिला था। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरह से हमने सॉल्व करा। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। आप क्वांटम नंबर से घुमा फिरा के आपको कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको क्वांटम नंबर दे दें और आपको बोले इसमें से कौन सा करेक्ट सेट है, हो सकता है आपको सेट दे दे और पूछे इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको क्या पूछा है, डज नॉट प्रोवाइड अ परमिसिबल सॉल्यूशन, मतलब आपको गलत सेट बताना है कि इसमें से गलत सेट कौन सा है। अब कल जब हमने क्वांटम नंबर्स देखे थे तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि कैसे कैसे अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो अजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको ये चीजें सॉल्व करनी है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखें तो देखिए ये इस सीरीज में दे रखा है n, l, m और फिर s। ठीक है, n की वैल्यू देखिए सब में 3 दे रखी है, पहला आपका n है, 3 अगर n है मतलब आपका थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल के होने के बाद यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है। अब देखिए 2 मतलब क्या, मैंने बताया था कि l का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होता है, हमेशा n-1, 0 से लेकर n-1 तक हमारा l का वैल्यू लाई करता है। ठीक है, n अगर आपका 3 है
तो एल आपका क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखें तो हमको 3 दे रखा है, मतलब यहीं से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। हमको बताना था कौन सा सेट करेक्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बोहर की थ्योरी से पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो 2s ऑर्बिटल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2s ऑर्बिटल। इसके लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो 2s के लिए देखिए n का वैल्यू क्या है, 2 है, और l का वैल्यू क्या है, फॉर s ऑर्बिटल हमने कल ही देखा था l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। और कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था एंगुलर मोमेंटम का, l+1 h/2 पाई। अब देखिए s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो आप कितना ही सॉल्व कर लीजिए, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ आपको दे रखा है 310 एंगस्ट्रॉम आर सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन आपको दे रखा है। अब वर्क फंक्शन और लैम्डा आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है कहां से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आनी चाहिए उसके लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, जब किसी एनर्जी की रेडिएशन हम किसी मेटल सरफेस को देते हैं तो वो रेडिएशन पहले उसके वर्क फंक्शन में काम आती है, प्लस जो बचती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसमें से आपको लैम्डा दे रखा है, वर्क फंक्शन भी दे रखा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये आपको बताना है। तो देखिए वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। अब हमने कल देखा था कि इसको हमने एनर्जी को एच न्यू बोला था, ठीक है, फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है एनर्जी। और लेकिन एक रिलेशन मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि एनर्जी के ये रिलेशन हमको हमेशा याद रखने हैं, एच सी बाय लैम्डा। अब हमको लैम्डा दे रखा है, फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी, तो हमको ये रिलेशन ना लेते हुए हमको एनर्जी के लिए ये वाला रिलेशन लेना पड़ेगा। तो एनर्जी के लिए हमने देखा एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखे 310, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में, और आपको यूनिट से ही आप मैक्सिमम चीजें सॉल्व करना सीख लेते हैं। हम सब देख रहे हैं कि ऊपर सेकेंड, मीटर, इन सब में चल रहा है, जूल्स में चल रहा है, तो आपको एंगस्ट्रॉम की जगह इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना, इतना मीटर होता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6.626 इंटू 10⁻, तो ये समथिंग आपका आंसर आएगा 0.064 इंटू 10⁻⁻16। और इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁻18। अब देखिए यहां पर अगर आप यूनिट से खेलें, यूनिट से अगर आप खेलें तो देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, मतलब आपका आंसर काय में आना चाहिए, जूल्स में आना चाहिए। और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मतलब आप करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये आंसर आ गया आपका जूल में, ठीक है। ये आ गई एनर्जी। अब वर्क फंक्शन आपको दिया है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारी एक एनर्जी की यूनिट जूल्स है, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो सकती है, आपको इसको भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12.8 ये मैंने बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा रफली 2.048 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, ठीक है, ये मिला। अब वापिस अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए तो आपके पास एनर्जी आ गई है, वर्क फंक्शन आ गया। आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो वेलोसिटी मिल रही है वो निकालनी है। तो एनर्जी कितनी आई आपकी 6.4 इंटू 10⁻⁻18। अब ये वर्क फंक्शन है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 2.048 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए अगर आप ये पूरा भी ढंग से ना सॉल्व करें तो 6 में से कुछ 2 जा रहा है ना, तो लगभग कितना बचना चाहिए आपका आंसर, 4.2 समथिंग आना चाहिए इसका कुछ आंसर, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से अगर v स्क्वायर रहने दें 2 इधर आ जाएगा
अपॉन में m, और v की वैल्यू निकालनी है आपको, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 इंटू जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है -18, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये रफली वेलोसिटी आएगी आपकी इस ऑप्शन के बराबर 2.18 √2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following constitutes a group of the isoelectronic species। अब आपको बताना है इसमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या, ऐसी अलग अलग स्पीशीज जिसमें आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसी अलग अलग स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखिए फर्स्ट में अगर हम देखें NO प्लस C2 2 माइनस Cn माइनस और N2, देखिए नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको सब पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं बस। नाइट्रोजन पे होते हैं 7, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं 8, और इसमें से प्लस से मतलब एक आपको माइनस करना है, मतलब कितना हो गया 14, 7 8 15, एक गया 14 बचे, ठीक है। एक कार्बन पर कितने होते हैं 6, 2 कार्बन पर 12 और -2 मतलब ये आपको +2 करना है, तो ये भी कितना हो गया 14। कार्बन पे होते हैं 6, नाइट्रोजन पे होते हैं 7 और +1 कितना हो गया 14। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन पे, एक पे 7 तो 2 पे कितने 14, तो आपको पहले ही मिल गई जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चारों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस टाइप से आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि किस इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं पहले वो ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में एल है, आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है एल। आपको 4 सेट दे रखा है क्वांटम नंबर्स का, आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको, जैसे अहमोव प्रिंसिपल आपने कल सीखा था, आपको वो ऑर्डर इसका लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बोले तो फर्स्ट का क्या बनता है 4 L इक्वल्स टू 1 मतलब 4p, सेकेंड 4s, थर्ड 3, और p के लिए सेकेंड के लिए क्या यूज होता है d। देखिए 0 के लिए अगर L का वैल्यू 0 है मतलब s ऑर्बिटल है, 1 है मतलब p ऑर्बिटल है, 2 है मतलब d ऑर्बिटल है, और 3 है मतलब f ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो आपको दे रखा है वो है थर्ड p। आपको इनका क्या करना है, अहमोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जीज बतानी है, ठीक है। तो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो किसकी होती है, इन सब में से 3p की। हम ऐसे जमाते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस टाइप से। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है 3, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका लास्ट में आना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें फोर्थ लास्ट में, और 4p की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, तो यहीं से आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट in an atom, electron is moving with the speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.005%, certainty with which the position of the electron can be located। मतलब ये आपका हेजनबर्ग प्रिंसिपल से पूछा गया है क्वेश्चन, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो डेल्टा x होता है इंटू डेल्टा p, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने से अच्छा आपने देख लिया कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें से देखो कि क्या तुमको दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है, निकालना क्या है उसमें से। तो देखिए हमको पोजीशन निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। अब हमको मोमेंटम ना देके हमको वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, तो ये मैंने बताया था इस डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, मास इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का क्या वैल्यू है, देखिए आपको स्पीड दी गई है 600 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी कितनी, इतने परसेंट है, मतलब आपको ये इसकी परसेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो परसेंट आप ऐसे ही निकालते हैं, 6 इंटू दिस कर देंगे तो ये आएगा समथिंग 0.03 के बराबर। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एच की वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.1
4। m और डेल्टा वी नीचे जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखिए आपको दे भी रखा है यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और डेल्टा वी कितना है आपका 0.03 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रफली किसके बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 के बराबर आएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर को एक साथ रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करके 6.6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी पोजीशन में कितनी अनिश्चितता है वो इसके लगभग 1.92 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फिर से देखिए क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा करेक्ट है फॉर 4f ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल भी दे दिया 4f के लिए, आपको अगर ऑप्शन ना भी देना, अब आपको सब खुद से कर लेना चाहिए। देखिए 4f के लिए आपको बताना है, तो देखिए n का वैल्यू क्या हो गया 4, f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है 3, है ना, 4 3, तो देखिए ये दो तो यहीं एलिमिनेट हो गए, ये 2 वाला और ये 4 वाला, ये तो यहीं एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आपका या तो ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। अब m की वैल्यू मैंने कल ही बताया था, m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, +l से लेकर -l तक होती है। अब l की वैल्यू 3 आई है तो 4 तो हो ही नहीं सकती ना m की वैल्यू, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, और यहीं से हमको ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट, the wavelength of the radiation emitted when a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state 1 would be। अब आपको वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सच में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। अब z स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो z की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला था अगर आपको याद ना रहे कि n1 क्या रखना है n2 क्या रखना है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, n इनिशियल से n फाइनल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या है इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस 1 पे जा रहा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी किसी के अपॉन में आती है, ये पूरे डिजिट क्या हो गई आपकी 0 हो गई, 1.097 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर -1। ठीक, अब आपको यहाँ पे दे रखा है 1/λ और आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसको अपॉन में ले जाइए, ये आपका -7 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका आंसर चल रहा है मीटर में, यहाँ तक मीटर इनवर्स था, आपने 1/λ को इनवर्स करा, ये आंसर हो गया आपका मीटर में। अब ये जो 10 की पावर है ना, ये पूरी बदलेगी काय में, नैनोमीटर में, और आपका आंसर, आपको ऐसा यूनिट्स मीटर से हटाकर आपको ऑप्शंस काय में दे रखे हैं, नैनोमीटर में, तो आपको ये भी कन्वर्जन वहां पर करते आना चाहिए। नेक्स्ट, the radius of which of the following orbit is same as that of the first Bohr orbit of hydrogen atom। आपको बताना है इन चारों में से अगर आप पहले हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालें तो इन चारों में से किसकी उसके बराबर आएगी। अब हाइड्रोजन एटम की पता होनी चाहिए इससे पहले, तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होती है 0.0529 और इधर n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम इतनी होती है। अब हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z1 हो गया और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट तो N भी 1 हो गया, मतलब रेडियस कितनी आ गई 0.0529 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब हमको कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें N और Z कट जाए आपस में, फिर उतनी ही रेडियस बचेगी। अगर आप पहला देखें तो यहाँ पर N की वैल्यू ऑप्शन ए में देखिए, N की वैल्यू है 2 और Z की वैल्यू क्या है 2, एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो यहाँ पर N का स्क्वायर होगा, ये बचेगा आपका 4/2, तो ये तो नहीं कटेगा। बी ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिथियम के लिए N का वैल्यू आपको दे रखा है 2 और Z का वैल्यू हो जाएगा 3, ये भी नहीं कटेगा। सी ऑप्शन अगर देखें, यहाँ पर भी N का वैल्यू क्या दे रखा है 3 और Z का वैल्यू क्या हो गया 3, लेकिन ये 3 का स्क्वायर होगा मतलब 9/3 होगा, तो ये भी नहीं कट रहा है। और अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, N का वैल्यू दे रखा है 2 और Z का वैल्यू बेरिलियम के लिए हो जाता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर अपॉन 4,
4/4 ये आपका ऑप्शन बिल्कुल कटेगा और आपको इतनी ही रेडियस मिलेगी जितनी आपके हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मिल रही थी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और आज के सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये एक रेडियस का मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। अगर नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करके आपके लिए पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, हमारी नेक्स्ट सीरीज भी आएगी और आपने जितना इस सीरीज को प्यार दिया है, आगे आने वाली हर सीरीज से जुड़े रहिए और कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।